वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के लिए और यहाँ पर हम संविधान संशोधन पढ़ रहे थे जिसमें हमने कुछ संशोधनों को पढ़ा भी था। आज उसके आगे देखेंगे और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का टॉपिक है ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चली है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप देखना चाहें तो उसके प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लें और उनका रिवीजन भी कर लें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट जो संविधान संशोधन देखा था 61 वाला देखा था, जहां पर मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1989 में ये संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला संशोधन जो हमको पढ़ना है वो है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में आया था। इसमें अनुसूचित जाति जो एससी है और एसटी हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। किनके लिए एक आयोग बनाया जाए, इसका प्रावधान कब आया? 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा आया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 69 नंबर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कई बार। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और यहीं से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, और डेट भी पूछी जाती है तो 1991 में आया ये। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन याद रखें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की जानी थी। इसके बाद अगला संशोधन है 71वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और नेपाली एक ऐसी भाषा है जो कि भारत की नहीं है, ठीक है, नेपाल की भाषा है। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी विदेशी भाषा शामिल है, तो यही है। इस तरीके से ट्रिकी प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो नेपाली है। इसके अलावा इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, कोमने से याद कर सकते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, तो कोमने से याद कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताएं कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये हमने अभी संविधान संशोधन जो पहले पढ़े हैं उसमें पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सिंधी को कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया और कौन सा वह संविधान संशोधन था। क्लियर है? इसके बाद 73 नंबर का संविधान संशोधन देखेंगे यहाँ पर हम। इसमें भाग 9 जोड़ा गया, 73वां 74वां, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही। इसमें 29 मदों वाली एक नई 11वीं सूची को जोड़ा गया। 29 मद यानी 29 प्रश्न है इसमें, 29 प्रश्न जो है, मद या फिर प्रश्न दोनों एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी। तो हमने पढ़ा था जैसे कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, फिर पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, फिर जो हमारा 52वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके बाद फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और अभी वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक अनुसूचियों का क्रम जरूर याद रखें। इसके अलावा जो 73वां संविधान संशोधन है, यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर आए और भाग 9 जोड़ा गया। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन, तो भाग 9 जोड़ा गया 73 से और भाग 9 का जोड़ा गया या 9A जोड़ा गया 74 से, जिसमें नगरीय निकाय आए, नगर पालिकाएं आई और यहाँ पर 12वीं अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें 18 मद यानी 18 प्रश्नों को जोड़ा गया। तो नगर पंचायत या फिर जो नगर पालिकाएं हैं उसमें 18 प्रश्न हैं और पंचायती राज के पूछे जाते हैं इसमें 29 प्रश्न हैं। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 में हुआ। 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोक नियोजन में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया, रिजर्वेशन वाली बात यहाँ पर कही गई। 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन को जो है उस पर प्रतिबंध कर दिया गया और अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 2026 तक इस चीज़ को बढ़ा दिया गया, जो 2001 तक किया गया था, 2001 तक इसको बढ़ाया गया था लोकसभा की सीटों को। इसके अलावा अब फिर यहाँ पर इस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हीं सीटों को 2026 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें हैं ये 2026 तक इतनी ऐसी ही रहेंगी। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2002। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से मौलिक अधिकार एक जो है बना शिक्षा का।
प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसको हमारा फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि शिक्षा का अधिकार सभी को है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हर एक नागरिक को है। तो 21A यहाँ से जोड़ा गया। ये एग्जाम में पूरा पूछा जाता है 21A कहाँ पर आया, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 से आया। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यहाँ पर मिला। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब ऐड किया गया। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आंसर यही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा को प्रतिस्थापित कर दिया गया। जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP है, उसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई थी और उसको यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार बना दिया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता के एक नए कर्तव्य को जोड़ने के उद्देश्य से अनुच्छेद 51 का में 51A में मौलिक कर्तव्य में संशोधन किया गया। तो एक मौलिक कर्तव्य भी यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जो है जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य पहले थे, फिर 11वां यहाँ पर ऐड किया गया, जिसमें माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे या फिर शिक्षा का अधिकार प्रदान करे, शिक्षा प्रदान करे बच्चों को। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के रूप में भी आया और मौलिक अधिकार के रूप में भी आया। इसके बाद 87वां संशोधन अधिनियम है, 2003 में आया। 2001 की जनगणना की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्समायोजन और युक्तिकरण हेतु प्रावधान किया गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर, जैसे कि 2001 में 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया था। तो 2001 में जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको 25 वर्षों के लिए बढ़ाया था 2026 तक को, 1991 की जनगणना के आधार पर था, ठीक है। तो अब इसको क्या किया, 2001 की जनगणना के आधार पर कर दिया। क्लियर है। इसके बाद अगला संविधान संशोधन पढ़ना है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। इसमें क्या किया गया, इसमें SC और ST के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग की 2 अलग अलग निकायों और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 338A में विभाजित किया गया। तो 368 में अनुसूचित जातियों के लिए आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338 का में ये जो है अलग अलग रूप से विभाजित किए गए, जो पहले संयुक्त रूप से थे। तो यहाँ पर इनका विभाजन कर दिया गया। फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में, ये भी 2003 में हुआ। तो 87, 89 और 91 तीनों ही 2003 में हुए। इसके अलावा 92 वाला भी 2003 में ही हुआ था। इसमें क्या किया गया 91 में, इसमें यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ये UPPSC ने एग्जाम में पूछा था। इस तरह के जो प्रावधान है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी लागू है, किंतु किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। तो ये संख्या याद रखना है, प्रतिशत भी याद रखना है, संविधान संशोधन अधिनियम भी याद रखना है, 2003 में हुआ। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में किसी का भी ऐसा सदस्य जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, वह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। राज्य विधानसभाओं के लिए भी समान प्रावधान लागू होते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ से आई। इसके बाद 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ही हुआ। इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें क्या हुआ, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको याद रख सकते हैं मैं संग बोडो से याद रख सकते हैं। तो मैथिली, संथाली और बोडो से क्या हो जाएगी बोडो, और डो से हो जाएगी डोंगरी। तो ये चारों भाषाएं जो है 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से अनुसूची में जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में, और इसके साथ ही अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, हमें पढ़ना है जाति आधारित सर्वेक्षण। इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनको पढ़ लिया, इसको हम पढ़ लेते हैं बाद में। इसके पहले जो हमारे संविधान संशोधन है उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 93 वाला देखते हैं यहाँ पर, 2005 में जो हुआ था। इसके अंतर्गत राज्य को नीति शिक्षण संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान के लिए अधिकृत किया गया। तो निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में बात कही गई और यह संविधान के अनुच्छेद 15(5) में भी जोड़ा गया। अगला है 97 वाला, 2011 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाता है सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन से आई, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से आई। भाग इसमें 9 भी जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 19 के अंतर्गत जो सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। तो आप यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं कि भाग 9 जोड़ा गया कब, 92 में।
1992 में जोड़ा गया, जो 73वां संविधान संशोधन था। फिर 74वां संविधान संशोधन से भाग 9A जोड़ा गया, 1992 में ही हुआ। इसके बाद फिर ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा भाग 9B जोड़ा गया और इसमें सहकारी समितियां आई। तो भाग 9 में है पंचायती राज, भाग 9A में है नगरीय निकाय, नगर पालिकाएं हैं वो, और भाग 9B में है सहकारी समितियां। ये 97वां संविधान संशोधन है, 73, 74, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, और यहाँ पर जो है सहकारी समितियां, तीनों याद रखना है। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार भी बना दिया गया। आर्टिकल 19 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर समितियों का गठन कर सकते हैं, बोलने का अधिकार यहीं पर है, प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं पर है 19 का के तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो अधिकार पढ़ेंगे तब। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों के प्रचार पर एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत भी जोड़ा गया था। इसके बाद 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 में हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को न्यायिक नियुक्ति आयोग के से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉलेजियम प्रणाली के जगह पर पहले कॉलेजियम प्रणाली लागू थी और अब न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया न्यायिक नियुक्ति आयोग के आधार पर की जाती है। और इसमें वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और शून्य घोषित भी कर दिया गया। तो 2015 से जो है इस जो संशोधन था उसको शून्य भी घोषित कर दिया गया। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग की अवधारणा कब आई, किस संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 1974 के सीमा समझौते 2011 के इसके प्रोटोकॉल के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ परिक्षेत्रों के आदान प्रदान को प्रभावी बनाया गया। सब जानते हैं 42 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 73वां पूछा जा चुका है, 74वां पूछा जा चुका है, 52 पूछ लिया है। ठीक है, पहला भी कई बार पूछ लिया है, लेकिन ये जो संविधान संशोधन है ये अभी एग्जाम में पूछे जाने लगे। 100वां संविधान संशोधन हुआ, 97 हुआ सहकारी समितियों वाला, ये लेटेस्ट अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 2-3 सालों में एग्जाम में आपको ये देखने को मिले होंगे। तो ये याद रखें कि भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों के आदान प्रदान को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था? 100वां संविधान संशोधन 2014 में आया था। 1974 का समझौता, ये सीमा समझौते से संबंधित था। अगला है 101वां जीएसटी। ठीक है, इसके माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत 342A को भी सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी भी जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है, और साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की इस सूची में संशोधन करने के लिए संसद को भी अधिकृत किया गया। तो राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी जाति को पिछड़े वर्ग या फिर ओबीसी कैटेगरी में डाल सकती है, संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। ये सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या हुआ? समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आप सुनते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% का आरक्षण, वो यहीं पर दिया गया 103वें संविधान संशोधन 2019 से। अगला 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में आया। ये इसके अंतर्गत अनुच्छेद 334 जो लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, इसमें संशोधन किया गया, इसमें कुछ करेक्शन किए गए। और इसके अंतर्गत लोकसभा और देश के विभिन्न राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की जो सीटों का आरक्षण की व्यवस्था रहती थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियंस की जो आप सीट सुनते हैं कि 1-2 सीटों का आरक्षण रहता था, वो यहाँ से समाप्त हो गया। तो अब नहीं होते हैं एंग्लो इंडियन की जो सीट रिजर्व रहती थी, अब वो नहीं रहती हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020 था ये जरूर याद रखें। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी है, अर्थात ओबीसी कैटेगरी की पहचान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को की शक्ति बहाल करने हेतु अनुच्छेद 338B, 342A और 366 को संशोधित किया गया। इस संशोधन में मई 2021 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया गया जिसके अनुसार उपरोक्त पहचान के लिए केवल केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया था। अब यहाँ पर राज्य सरकारों को भी शक्ति दे दी गई। पहले यहाँ पर जो 2021 में यहाँ पर संशोधन जो हुआ था, यहाँ पर केंद्र सरकार को दिया गया था, केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया था कि वो संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पर राज्य सरकारों को भी अधिकार दे दिया गया। तो ये सारे हमने संशोधन पढ़े। 105वां संविधान संशोधन 2021 देखा, और यहाँ पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको कवर कर लिया। इतने संविधान संशोधन आप पढ़ लेंगे, इसी से प्रश्न आपका फंस जाए। इसके कुछ प्रश्न बाकी हैं जिनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और बीच में हमारा एक टॉपिक ये वाला जो
यहाँ पर जाति आधारित सर्वेक्षण हमने छोड़ा है, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड बैचेस आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।